हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करने वाले। ऑलरेडी मैंने टोटल 7 प्रॉब्लम्स मतलब 1 to 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 8 मैंने सॉल्व कर आप लोगों के लिए सोल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वीडियोस जरूर देखिएगा। आज यहाँ पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 दिया है उसमें लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं दीपक एंड कंपनी के। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का एंड बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो लेजर बैलेंसेस दिए हुए मिस्टर दीपक एंड कंपनी के। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम थोड़े से डिफरेंट वे में इस सम को सॉल्व करने वाले। पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स जो दिए हुए हैं उनको बाइफरकेट कर लेते हैं तो क्विकली आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो सकता है। अगर आपको ये आइडिया ठीक लगे, इस तरीके से आपको बाइफरकेशन अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कि एडजस्टमेंट्स को पहले रीड करो। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 60,000। तो मतलब इसके दो जो इफेक्ट होंगे वो कहाँ पर होंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का एक ही बैलेंस दिया हुआ है 60,000, मतलब ना तो मार्केट वैल्यू ना कॉस्ट वैल्यू यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया, तो खाली 60,000 दिया। तो आपके लिए काफी आसान है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 60,000 दिखा दो क्लोजिंग स्टॉक एंड एसेट्स में आप दिखा दो 60,000। बैलेंस शीट के अंडर एसेट्स में आप दिखा दो 60,000। उसके बाद में एन अमाउंट ऑफ 3,000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। एज अ कमीशन ये अमाउंट रिसीव करना अभी भी बाकी है। रिसीव, तो यहाँ पर ये रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आउटस्टैंडिंग कर हम इसे रिकॉर्ड करने वाले। रिसीवेबल जो होता है तो ऐड टू ये रेस्पेक्टिव अकाउंट में, मतलब कमीशन का जो कमीशन अकाउंट आप लिखोगे, मेंशन करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, उसमें ऐड करना है। ऐड टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऐड टू कमीशन बोल देते हैं, चलिए कमीशन रिसीवेबल। एंड आपको इसका दूसरा जो इफेक्ट आपको दिखाना है वो एसेट्स के अंडर में रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल का आपको दिखाना है। एसेट्स के अंडर में आएगा कमीशन रिसीवेबल। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां पर कमीशन आपको दिखाई दे रहा है आप देखोगे कि भाई आपके लेजर बैलेंसेस में कमीशन रिसीव्ड कहाँ पर है, तो दिस इज, तो यहाँ पे एक टिक मार्क कर आप रख लो क्योंकि आपको इसके लिए स्पेस लीव करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट के लिए। एंड एसेट्स में डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो। देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो मतलब डेटर्स पे एंड क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पर जो लेजर बैलेंसेस में जस्ट देखो कहाँ पर क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स के यहाँ पे एक टिक मार्क, और कहाँ पर डेटर्स दिया है तो डेटर्स के यहाँ पर एक टिक मार्क आपको लगा देना है। तो ये टिक मार्क इसके लिए कि जब आप इन बैलेंसेस को ट्रांसफर करोगे, इस अमाउंट को जब आप पोस्टिंग करोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, जब आप इन्हें ट्रांसफर करोगे बैलेंसेस को एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, एसेट्स एंड बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में ट्रांसफर करोगे, तो उस समय पर आप एक लाइन लीव करो। एक टिक मार्क आपको इंडिकेट करता है कि एक लाइन आपको लीव करनी है। तो ये तो आपने टिक मार्क कर लिया। क्रेडिटर्स एंड डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट है। अभी ये बैलेंसेस जाएंगे, ये दूसरा इनका इफेक्ट क्या होगा, मतलब ये जो डेटर्स को डिस्काउंट देना, मतलब हम किसको डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे बायर को। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा और दूसरा आपको माइनस करना है फ्रॉम द डेटर्स। एसेट्स में माइनस करोगे मतलब डेटर्स के अंडर से माइनस करोगे। और क्रेडिटर्स में आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स में भी आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है क्रेडिटर्स से। एंड दूसरा आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्योंकि क्रेडिटर्स मतलब हमारा सप्लायर, उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है तो दैट इज इनकम फॉर अस। और जब डेटर्स को डिस्काउंट दिया जाता है तो दैट इज एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट बोला कि अमाउंट ऑफ फर्नीचर इज टू रिड्यूस बाय 4,500 एंड बिल्डिंग बाय 10%। तो यहाँ पर फर्नीचर का आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये जो 4,500 दिया वो माइनस करना है एज अ डेप्रिसिएशन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। नॉन कैश एक्सपेंडिचर है एंड माइनस फ्रॉम द फर्नीचर से आपको माइनस करना ही करना है इसको। देन यहाँ पर बिल्डिंग बाय 10%, तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर 10% का, एंड आपको इसे माइनस करना है बिल्डिंग से, BLDG से हम इसे माइनस करेंगे। तो हम मार्किंग कर लेते हैं।
जो लेजर बैलेंसेस दिए वहाँ पे एक टिक मार्क कर लेते हैं ताकि हम स्पेस लीव कर सके। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1 टिक मार्क, फर्नीचर पे एक एडजस्टमेंट है तो 1 टिक मार्क फर्नीचर के यहाँ। इसके बाद यहाँ पे जो फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज 4500 का सैलरी। तो यहाँ पर ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो वो ऐड टू सैलरी होगा। एक तो इफेक्ट इसका ऐड टू सैलरी, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सैलरी आता है, ऐड टू सैलरी बोल दो आप। एंड दूसरा आप अपने तरीके से कैसे भी है ना बाइफर्केशन जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, मैं तो जस्ट अपना एक शॉर्ट अपने तरीके से बता रही हूँ, आपको कुछ और अगर मेथड फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इसका दूसरा इफेक्ट जो है लायबिलिटीज में जाएगा। एल वेजेस का क्या करेंगे, वेजेस जो है वो ऐड टू वेजेस, जो कि वेजेस हमेशा जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में आता है, तो ऐड टू वेजेस। एंड इसके साथ ही आपको क्या करना है, लायबिलिटीज के अंडर में आउटस्टैंडिंग वेजेस कर कर दिखाना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने रीड कर लिया। अभी क्विकली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जब लेजर बैलेंसेस को आप ट्रांसफर करोगे तो आप डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो तो ज़्यादा आपको टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है। जो बैंक अकाउंट होता है वो एसेट्स होता है, तो आप एसेट्स में इसको, बैंक बैलेंस जो होता है वो एसेट्स में होता है। क्वेश्चन आपको सामने रखना है जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। यहाँ पर बैंक बैलेंस जो है 30,000 का, तो जस्ट एसेट्स के अंडर में आ जाओ। यहाँ पे फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 324 है ये, इन द बुक्स ऑफ दीपक एंड कंपनी, आपको टॉप में लिखना होगा। एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग एक ही दे रहे हैं हम, लेकिन उसको सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं जो फॉर्मेट बनाया है। तो जो अपर पार्ट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, एंड जो लोअर पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ। अभी ये आप बोलोगे कि मिस ट्रेडिंग अकाउंट आपने छोटा ही सेक्शन दिया, तो यहाँ पर इसको सेक्शन में डिवाइड किया तो स्मॉल पार्ट काफ़ी है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। अप्रॉक्स आपको एंट्रीज के हिसाब से आपको लाइंस जो है वो मेंशन कर लेना है। क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा भाई अप्रॉक्सीमेटली कितने लाइंस आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए चाहिए रहेंगे। बाकी का जो पेज पे है ना, पूरा का पूरा पेज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रख लेना है। ये जो लाइन में से डिवाइड किया हमने सेक्शन बनाया, ये लोअर पार्ट पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। देन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसमें लायबिलिटीज एंड एसेट्स, तो ये है ना बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं है। तो लायबिलिटीज साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, एंड जो एसेट्स है वो राइट हैंड साइड में है। एसेट्स के जो भी बैलेंसेस होते हैं वो डेबिट बैलेंसेस होते हैं, एंड लायबिलिटीज के बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला हमें दिया गया भाई बैंक अकाउंट, क्या है बैंक अकाउंट, तो आप क्विकली ऑर्डर से जा रहे हो, बैंक अकाउंट आप यहाँ पर 30,000 लिख लोगे एसेट्स के अंडर में। अभी मैंने आपसे कहा था कि टॉप में जो है सारे फिक्स एसेट्स आते हैं और फिर करंट एसेट्स को हम लिखते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने शुरुआत में भी बैंक लिख दिया तो आपको कोई मार्क्स कट करने वाला नहीं, आप ऑर्डर से भी जा सकते हो। अभी तक आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई कि सारे के सारे फिक्स एसेट्स, पहले कंपनी अकाउंट में वैसे होता है कि पहले आप सारे फिक्स एसेट्स ऑर्डर के हिसाब से जाओ और बाद में करंट अकाउंट्स। तो यहाँ पे 30,000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे। सेकेंड यहाँ पर दिया है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल को आप क्या करोगे, लायबिलिटीज के अंडर में लिख लोगे। तो यहाँ पर लायबिलिटीज में पहला, इसमें आप कैपिटल के लिए जो है कैपिटल्स के लिए आप लाइन लीव करो और 4-5 लाइन्स लीव कर दो, इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड 2-3 लाइन्स लीव करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें कोई अदर एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है कैपिटल पे। यहाँ पर हम लिख लेंगे बिल्स पेबल, हमारी एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल की 7,500 डायरेक्ट आउटर में दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप आओगे नेक्स्ट उस पर फर्नीचर, तो फर्नीचर पे एक टिक मार्क है, मतलब एक लाइन भी लीव करनी है आपको 19,500। तो जस्ट बैंक अकाउंट के बैंक जो बैलेंस आपने लिखा है एसेट्स के अंडर में, उसमें फर्नीचर इसके जस्ट बिलो लिख लेंगे। अमाउंट इसका इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 1 लाइन लीव कर दी। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड है 3,000 का, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये दिस इज क्रेडिट बैलेंस। मैं अभी आपको बाइफरकेट करके नहीं दिखा रही हूँ लेजर बैलेंसेस में, आपको खुद से समझना। अभी ये जो रिसीव्ड होता है वो इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है। चाहिए तो आप लोगों को सम बताते बताते एक छोटा सा क्विकली होते आप ये एसेट्स में जाएगा, ये आपके लायबिलिटीज में, ये एसेट्स में, ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में पीसी, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में हमको कमीशन रिसीव लिखना है। तो यहाँ पे सेक्शन बनाया हमने।
बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है मिस है ना वीडियो पर्पसली लेंदी बनाते। भाई मैं पर्पसली लेंदी नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी नहीं तो फिर आप लोग कैसे नोट डाउन करोगे, कैसे लिखोगे। लिसनिंग भी जरूरी है उतना ही। देखिए यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, एक लाइन है ना, सेक्शन बनाने के बाद में एक लाइन लीव कर देनी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस, उसके बाद में आप लिखोगे बाय कमीशन, कमीशन रिसीव्ड। और इस अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें रिसीवेबल जो है कमीशन वो हमें ऐड करना, RECD लिख सकते हैं हम इसके लिए 3000। देन और नेक्स्ट यहाँ पर दिया है स्टॉक, तो स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में TD, स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल। वैसे भी जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक दिया रहता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, आपको इतना ध्यान में रखना है। यहाँ पे डेट मेंशन की है, लेकिन डेट ना भी दे तो भी टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट कितना आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक का 27,000, आउटर कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आइटम यहाँ पर है वो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जो है एसेट्स के अंडर में आएगी। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहले बिल्डिंग का लिख लेते हैं 37,500 और इनर कॉलम में लिखना है तो बिल्डिंग। टाइम सेव करने के लिए ट्रायल बैलेंस का जो लेजर बैलेंसेस का है बाइफर्केशन नहीं दिखा रही हूँ मैं, पहले सेपरेटली बाइफर्केशन फिर एंट्री अमाउंट की। तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने आने लग गया है। तो अमाउंट को पोस्ट करते टाइम पे ही बैलेंसेस को लिखते समय ही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वेजेस 7,500 का डेबिट साइड में। तो इसके बाद हम 2 परचेसेस के लिए जगह छोड़ देते हैं, 2 लाइन छोड़ने के बाद हम लिख लेते हैं 2 वेजेस। इस पे कोई आउटस्टैंडिंग है? हाँ है, हमने इस पे मार्किंग नहीं किया था भाई, सैलरीज पे और इस पे मार्किंग करना रह गया। इन पे मार्किंग करना जरूरी था कि भाई एक लाइन लीव करनी है वेजेस पे, तो नज़र चली गई मेरी कि भाई एडजस्टमेंट है। एंड जो सैलरीज है उसका अमाउंट भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना है। तो वेजेस को इनर कॉलम में 7,500 एक लाइन लीव कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है बेड डेब्ट्स, तो यहाँ पर ये बेड डेब्ट्स दिया है, ये डेबिट बैलेंस होता है। बेड डेब्ट्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और जो RDD ओल्ड दिया है, ये ओल्ड वर्ड आपको मेंशन किया, तो जो ओल्ड RDD होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो चाहिए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं, नहीं तो आप है ना बेड डेब्ट्स में से भी इसको माइनस कर सकते हैं। यू कैन माइनस इट फ्रॉम द बेड डेब्ट्स ऑल्सो, दोनों भी तरीके इसके भी है। ऐसा अगर आपको क्रेडिट साइड में इसको दिखाना है तो आप क्रेडिट साइड में भी इसको दिखा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। और अगर आप डेबिट साइड में दिखा रहे हो तो फिर बेड डेब्ट्स में से आपको माइनस करना होता है। इसका मैं आपको इस सम में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख के दिखा दूंगी। एडजस्ट जो वर्किंग नोट है उसमें बताऊंगी कि भैया आप बेड डेब्ट्स में से भी इसको माइनस कर सकते थे। नाउ सेल्स रिटर्न जो है इनको लिखना है, अमाउंट्स को हमें लिखा नहीं हमने। क्रेडिटर्स से शुरुआत करते हैं, पहले लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स आया वो लिख लेते हैं 37,500 का क्रेडिटर्स। इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, इस पे एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है 37,500। इसके बाद में बेड डेब्ट्स को 4,500 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लिख लेंगे। बेड डेब्ट्स टू बेड डेब्ट्स, और कोई नया बेड डेब्ट्स वगैरह है नहीं तो इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेंगे। इसके फॉर्मेट को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है। फिर दिया हुआ है RDD 3,000 का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय RDD। कमीशन पे तो हमें लाइन लीव करनी थी तो बाय RDD। और ये जो RDD दिया रहता है ट्रायल बैलेंस में या लेजर बैलेंसेस के अंदर, वो ओल्ड RDD होता है, पहले से जो रिजर्व है 3,000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे RDD का। इसके बाद में सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से माइनस होता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर माइनस होगा, तो 1,500। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लिख लेते हैं हम लोग। अमाउंट अभी तक सेल्स का हमारे सामने नहीं आया, माइनस सेल्स रिटर्न।
और ये जो सेल्स रिटर्न होता है ना, ये डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तभी तो क्रेडिट साइड में आकर ये माइनस होता है। 1500 माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे 1,20,000 का। तो लायबिलिटीज के अंडर में हमने सबसे टॉप में हेडिंग दी थी कैपिटल। तो यहाँ पर हम 1,20,000 जो है इनर कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट होगा प्रॉफिट लॉस वगैरह का जो भी है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आया, और यहाँ पर हम देखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ नोटिस दिया हमें एक तरीके से। देखिए डेट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है तो आपको अलर्ट हो जाना है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। दिस इज हिडन एडजस्टमेंट, इस पे ध्यान देना है आपको। हिडन एडजस्टमेंट हो गया ये। इसको मैं बताऊंगी आपको। 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का है। इसमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है हमें, वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया हुआ है वो 1 जनवरी 2019 से लेके, मतलब ये जो 31 मार्च तक का हमको तो बैलेंसेस रिकॉर्ड करना है। तो जनवरी 2019 मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ही, मतलब करंट ईयर के इसमें, मतलब जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उसमें 3 महीने का ही रिकॉर्ड जाना चाहिए। बाकी का जो एक्स्ट्रा है 9 मंथ्स का, क्योंकि 31 दिसंबर तक पूरा एक साल होता है ना भाई, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये प्रीपेड है, हिडन एडजस्टमेंट है। दिस एडजस्टमेंट इज अ हिडन एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्किंग नोट में मैं आप लोगों को कैसे कैलकुलेशन करना है। वर्किंग नोट, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है टोटल हमें यहाँ पर 18,000, लेकिन इसकी जो डेट दी है वो 1 जनवरी 2019 को भरा था। कब तक के लिए है ये? तो 31 दिसंबर 2019 तक का है। 2019 मतलब यहां से हमें माइनस करना है लेस 9 मंथ्स का प्रीपेड है ये। 9 मंथ्स प्रीपेड, जनवरी से लेकर मार्च तक का ही हम रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर के लिए प्रॉफिट, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट हो जाएगा। प्रीपेड है ये। कितना अमाउंट प्रीपेड है तो उसका कैलकुलेशन देखिए। 18,000 को आपको कितने महीने का चाहिए? कितने महीने का हमें चाहिए? 3 मंथ्स का ही चाहिए, राइट। तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3/12 हम करेंगे, तो फिर आपका जो बैलेंस अमाउंट आएगा, मतलब यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, राइट, 12 15 ज़ा 180 होता है, 180। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 4,500 जो है वो करंट ईयर में 4,500 आएगा। तो प्रीपेड आपको बैलेंसिंग मिल जाएगा। या फिर आप 18,000 को डिवाइड बाय 12 करते हो तो एक महीने का मिल जाता है। पर मंथ का आपको 1500, पर मंथ का 1500, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देख सकते हो। तो वैसे भी आप निकालोगे तो 13,500 होता है। तो मतलब 4,500 जो है ये एक्चुअल आपका करंट ईयर का जो हम बैलेंसेस निकाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने जा रहे हैं, ये करंट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम है। एक्चुअल प्रीमियम पेड ये रिकॉर्ड करना है हमें, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग है, या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो। 1500 मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स करोगे तो 13,500 का प्रीपेड है। तो ये माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्चुअल में माइनस होना चाहिए। तो इसका एडजस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंगली दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इनर कॉलम में फुल अमाउंट लिखेंगे। जितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, कितना? 18,000। इसमें से हम माइनस करेंगे प्रीपेड, एडवांस में पे कर दिया प्रीपेड प्रीमियम, कितना? 13,500। हमने देखा कितना, 9 महीने का 13,500 होता है। आप 18,000 को डिवाइड बाय 12 कर निकालोगे तो 1,500 आएगा। 1,500 का को मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो 13,500 आ जाएगा। तो वैसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आउटर में जाएगा वो 4,500 का खाली आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपको रिकॉर्ड करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम।
आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा और समझ में आ भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने के टाइम पे। कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना है भाई। प्रीपेड प्रीमियम है ये, एडवांस में पे किया हुआ है, ठीक है। अब इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाता है? ये जो प्रीपेड होता है, प्रीपेड होता है वो एसेट्स होता है, एसेट्स में हम दिखाते हैं। ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया करंट ईयर का, तो 4500 प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया और एसेट्स में जाएगा 13500 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। एक्सपेंसेस कभी भी एडवांस पे किया जाता है तो एसेट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं हम एडवांस पे किया हुआ अमाउंट। यहाँ पर हम लिख देंगे इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 9 मंथ्स का, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 9 मंथ्स का प्रीपेड है तो 13,500 आपको दिखा देना है, ठीक है। ये हो गया एडजस्टमेंट हो गया, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। दिस इंश्योरेंस प्रीमियम इज व्हाट? हिडन एडजस्टमेंट। ये हिडन एडजस्टमेंट की एंट्री की, छुपा रुस्तम ढूंढना है आपको डेट के हिसाब से। तो ऐसी वाली जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लिया या किसी को इन्वेस्टमेंट पे कोई इंटरेस्ट है तो वो सब पे आपको ध्यान देना होता है। फिर वो हिडन एडजस्टमेंट, या एडवर्टीजमेंट का पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा, ये हो गया भाई हमारा हिडन एडजस्टमेंट कवर अप कर लिया है हमने। सैलरीज, सैलरीज कहाँ पर आएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और इस पे एडजस्टमेंट है तो एक लाइन लीव करनी है हमको, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और ये हिडन एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम का। यहाँ पर अभी 2 सैलरीज कर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, 2 सैलरीज। इस पे आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आने वाला है, क्वेश्चन पढ़ा था तो याद है आपको भी, प्रैक्टिस से दिमाग में रहने लग जाएगा। बैंक लोन ये जाएगा लायबिलिटीज के अंडर में, कहाँ? लायबिलिटीज में 30,000 बैंक लोन। सैलरीज के यहाँ पे लाइन लीव कर देना है। फिर बैंक लोन को इसको कहाँ पे लिख देंगे? लायबिलिटीज के अंडर में लिख देंगे, दिखा देंगे हम लोग बैंक लोन। अमाउंट कितना है? 30,000। आउटर में रीपेमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं कि भाई लोन पे किया है कि नहीं किया है। नाउ सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये कहाँ पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 7,500 का सन्ड्री एक्सपेंसेस हमें दिखाना है, तो यहाँ पे 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है? 7,500। इसके बाद में इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे किया है कितना? 1,500 का, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो ये पीडी आप कर लिख सकते हो, आज इसका अलग से बाइफर्केशन नहीं दिखाया मैंने। 2 इंटरेस्ट पेड, एंट्री क्या दिखाएंगे? 2 इंटरेस्ट पेड। अमाउंट जितना इंटरेस्ट पे किया है 1,500 का किया है तो 1,500 आपको दिखा देना है। देन मशीनरी एसेट्स के अंडर में आएगा, अमाउंट 25,500। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको डायरेक्टली आउटर में हम अमाउंट को दिखा सकते हैं। एसेट्स के अंडर में लिखना है मशीनरी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई नया परचेसेस नहीं है, ठीक है। अमाउंट आएगा 25,500। इसके बाद में यहाँ पर दिया है हमें सेल्स का अमाउंट। सेल्स कितना है? 96,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 96,000 एंड परचेसेस 42,000 है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो दोनों अमाउंट लिख लेते हैं। सेल्स है 96,000, यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस करना है हमें 500 और 94,500 एंड जो परचेसेस है उस पर भी आगे जाके एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है, रिटर्न्स है आगे, इतनी ही ट्रांजैक्शन है। देखिए परचेस रिटर्न्स, तो आपको जब भी परचेसेस आएगा तो जरा नज़र घुमाओ कि भाई रिटर्न्स दिया है क्या, तो यहाँ पे रिटर्न्स दिया है। तो ये जो परचेस रिटर्न होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इसको माइनस किया जाता है। परचेसेस में से हम इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है,
तो माइनस फ्रॉम परचेसेस, वो तो वर्ड ही बता रहा है भाई, जो हमने परचेस किया था वो रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेसेस अमाउंट कितना है 42,000। उसके बाद में परचेस रिटर्न को भी हम इमीडिएटली 3,000 को माइनस कर लेते हैं। माइनस परचेस रिटर्न्स अमाउंट 3,000, 39,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। 42 में से 3,000 माइनस करोगे तो 39,000, ठीक है। उसके बाद में डेटर्स है 31,500 का, तो एसेट्स के अंडर में लिख लेंगे हम डेटर्स। इस पर कोई नया आरडीडी वगैरह है नहीं, एक ही एडजस्टमेंट है। डेटर्स का अमाउंट दिया 31,500 एंड परचेस रिटर्न्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके। कैश इन हैंड 16,500, तो इसको हमको लिख लेना भाई। रोकड़ा है हाथ में, कैश इन हैंड है, तो एसेट्स के अंडर में ही आने वाला है ये। जैसे बैंक का हमने बैंक बैलेंस लिखा, वैसे ही कैश इन हैंड लिख लेना है। कैश इन हैंड 16,500। फाइन। अभी आगे अभी हमें क्या करना है, अभी एडजस्टमेंट्स जो है उनको एडजस्ट करने हैं। तो आ जाते हैं हमारे वर्क पे। क्लोजिंग स्टॉक है सबसे पहला, तो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लेते हैं क्विकली बाय क्लोजिंग स्टॉक कर। अगली बार और अलग ट्रिक बताऊंगी, अगर वो ट्रिक आपको पसंद आई तो वैसे करना। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000, और एसेट्स में भी 60,000 लिख लेना है क्लोजिंग स्टॉक। जो कन्वीनियंट लगता है, जो कंफर्टेबल लगता है। मैं अपने जितने भी वैरायटीज मुझे पैटर्न पता है कि भाई कैसे कैसे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मैं उतना ट्राई करूंगी आपको प्रोवाइड करने का। आगे फिर आपको जो कन्वीनियंट लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हो। दैट इज इन योर हैंड। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हमें दिया है वो कमीशन रिसीव को लेकर है, तो ऐड टू कमीशन, क्योंकि स्टिल टू बी रिकवर्ड मतलब रिसीव करना बाकी है, रिसीवेबल है, तो रिसीवेबल कमीशन कर कमीशन के अंडर में तो लिख लेंगे ऐड रिसीवेबल कमीशन या कमीशन रिसीवेबल। तो ऐड करना होता है, आना बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग को भी ऐड करते हैं। यहाँ पे रिसीव होना बाकी है 3,000 और आना चाहिए, तो टोटल कितना कमीशन हो गया 6,000। ये करंट ईयर के से रिलेटेड इसीलिए ऐड किया जाता है, करंट ईयर का है, भले ये फ्यूचर में मिलेगा लेकिन अभी ऐड करना है। और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो एसेट्स के अंडर में आएगा, क्योंकि ये इनकम जो है रिसीव होने वाली है, ठीक है। ये पेमेंट जो है देना बाकी होता है, तो उसको हम लायबिलिटीज में लिखते हैं। कमीशन अगर एडवांस में मिल गया होता तो लायबिलिटी में लिखा जाता। कमीशन रिसीवेबल है, मतलब कोई इनकम रिसीवेबल है, अभी रिसीव नहीं हुई है, तो एसेट्स के अंडर में लिखेंगे। एडवांस में मिल जाती है तो ये रिसीवेबल है, आना बाकी है, इसीलिए हम एसेट्स के अंडर में लिखते हैं। अगर एडवांस मिल गया है तो वो लायबिलिटी, अगले साल का मिल गया होता तो वो लायबिलिटीज के अंडर में आता। तो ये सब थोड़े थोड़े जो है कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखने हैं आपको। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे हम 2% डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स पे 3% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट आपको 2%, माइनस 2% डिस्काउंट 2%। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो इसका 2% आप जब निकालने जाते हो 31,500 का, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 31,500 मल्टीप्लाई बाय 2/100, मतलब 200 तो आपका चला जाता है। देखिए एक ट्रिकी वे बताती हूँ कि परसेंट का मतलब 100, तो 20 तो आपके कैंसिल हो जाते हैं। 315 को आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपको 630 मिलेगा, तो यहाँ पर 630 माइनस किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मैंने अभी इसको बता दिया 31
1500 में से 630 आपको माइनस करना है, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू आएगा 07 एंड आपका 8 देन 3003, ठीक है। तो 30,870 और ये 630 डेटर्स को दिया, तो ये अपना एक्सपेंडिचर हो गया एक तरीके से ना, मतलब बायर को दिया है हमने, दीपक ने दिया है, आप ऐसे समझ लो। तो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 630 पॉइंट। इसके बाद में 2% क्रेडिट 3% क्रेडिटर्स पे हमको कैलकुलेट करना है। तो क्रेडिटर्स मतलब हमारे सप्लायर ने, मतलब दीपक के सप्लायर ने, दीपक बायर हो गया तो इसने रिसीव किया, तो माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और ये क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3% कैलकुलेट करना है। तो 3% मतलब आप परसेंट का 100 तो यहाँ से रिमूव कर दोगे कि भाई 100 हटा दिया और मल्टीप्लाई बाय आप 3 करके देखो। 375 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 1125 मिलना चाहिए आपको, 1125। कैलकुलेशन में नहीं दिखा रही हूँ, करके देखना, इन्हीं में तो टाइम जाता है ना, और यही बच्चे सीखने चाहते हैं। लेकिन ये मैं डायरेक्ट अभी आपको बता रही हूँ कि परसेंट का मतलब है 100 के, मतलब 2 डिजिट 2 जीरोस जो है यूनिट एंड 10 के प्लेस पे वो हटा दिए। उसके बाद में 375 को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 1125 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 36,375 रिसीव होगा, ठीक है। अभी ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, क्रेडिटर्स को जो रिसीव हुआ है वो हमारे लिए इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है, दीपक के लिए इनकम है। तो वो लिखेगा बाय प्रोविजन, यहाँ पर उसको लिख लेना बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर अमाउंट जो आएगा वो 1125, ठीक है। अब ये भी हो गया हमारा कैलकुलेशन। आ जाए अमाउंट ऑफ फर्नीचर 4500 डेप्रिशिएट करना है, और बिल्डिंग का 10%। तो चलिए फटाफट क्विकली जितना जल्दी आपका सम हो सके। आज छोटा सा आपको कैलकुलेशन क्विक, माइनस डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है, कम करना मतलब फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा है कि भाई अगर वैल्यू कम होती है फिक्स एसेट्स की, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको देखना होता है, माइनस करना होता है। अगर डेप्रिसिएशन है तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को 4500 का, तो जो फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 15,000। वेयर एंड टेयर की वजह से होता है ना, ड्यू टू वेयर एंड टेयर। और ये 4000 का डेप्रिसिएशन जो है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन हेडिंग दे देते हैं, क्योंकि बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है। ये था फर्नीचर पे, फर्नीचर इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेते हैं 4500 का। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन बोला है, राइट, क्वेश्चन सामने है आपके। माइनस 10% डेप्रिसिएशन डायरेक्टली निकाल सकते हो, कैलकुलेशन नहीं दिखा रही उसका। क्या करना है, परसेंट का साइन मतलब 2 जीरोस हटा दो, यहाँ पे 2 जीरो है ना, 2 स्ट्रेट अवे हटा दो, या और 10 का 1 जीरो हमको रखना होगा। तो मतलब आप 10% है, मतलब आप 1 जीरो ही हटाओ, 10% होता है तब 1 जीरो हटाओ, तो 3750 जो है वो डेप्रिसिएशन आ गया। तो 3750 जैसे भी आपको समझना है, माइनस करो, माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 05 एंड यहाँ पर 7 एंड आपका 3 तो 33,750 बैलेंस बच गया बिल्डिंग का। तो 3750 जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ 2 डेप्रिसिएशन के अंडर में बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग होता है, बराबर है ना। बोलेंगे मैं स्पेलिंग सिखा रहे हो, नहीं भाई। अभी टोटल कितना हो गया, तो 05
2 एंड 8250 का टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट्स पे यहाँ पर लग गया। फिक्स एसेट्स का काम हो गया। चलिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ऐड 4500 सैलरी में, और फिर लायबिलिटीज के अंडर में दिखाओ। यहाँ पे लाइन लीव की हमने ऐड, इसीलिए ये पर्पस है लाइन लीव करने का। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 4500, टोटल हो गया 34,500 का सैलरी ड्यूरिंग द ईयर पे किया। टोटल खर्चा सैलरी का पेमेंट 34,500 गया। लायबिलिटीज के अंडर में इसका दूसरा इफेक्ट आना चाहिए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर हेडिंग दे देते हैं, क्योंकि इसके अंडर में ही वेजेस लिख देंगे हम। तो जब भी कोई भी एक्सपेंसेस होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, तो उसको लायबिलिटीज के अंडर में लिखा जाता है। तो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 4500 का, देना बाकी है, बकाया है भाई अभी। और नेक्स्ट जो है वो वेजेस है, लास्ट जो आपका है 1500 का वेजेस, तो वो भी ऐड करना है। वेजेस के अंडर में ऐड करेंगे, ऐड टू वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग 1500, तो टोटल जो है वेजेस हो गया 9000 का। ड्यूरिंग द ईयर 9000 का वेजेस पे किया। ठीक है, ये सब अभी हमारे एडजस्टमेंट्स जो है वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमने दिखा दिए, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है। पहला अकाउंट जो क्लोज करेंगे हम, क्लोजिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया क्लोजर का, कि सबसे पहला ट्रेडिंग को क्लोज करो। तो आपको देखना है कि डेबिट का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जब आप इसका टोटल देखते हो तो देखो 500, 4, 9 + 6 15, तो 1,54,500 हो रहा है। और यहाँ पे जब आप टोटल है ना पेंसिल से भी करके देखोगे तो 0 0 0 9 9 9 18 एंड आपका 7 है, 18 एंड 7 तो 25, क्या होगा 25, कैरी ओवर 2, तो 2 2 4 4 एंड 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो 75,000। और यहाँ पर जो आपका टोटल आता है वो 1,54,500 आता है। तो 1,54,000 ज़्यादा होता है ना, तो मतलब क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्या हुआ क्रेडिट बैलेंस हुआ। क्रेडिट बैलेंस होना मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है। तो यहाँ पर आप 1,54,500 में से पेंसिल से करके देख सकते हैं 75,000 जब माइनस करोगे। ठीक है, तो 500 एंड आपका 14 - 5 किया तो कितना 9 एंड 14 - 7 किया तो 7, तो 79,500 जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। क्या आया ग्रॉस प्रॉफिट 79,500। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है, कैसे निकाला, तो जो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया। क्रेडिट में से डेबिट मतलब आपका क्रेडिट बैलेंस इज मोर, तो फिर आपको जीपी रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा जीपी। ये जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहीं पे लिख दिया, आपको ऐसे नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और इस कैरिड डाउन वाले बैलेंस को हम क्या करते हैं क्रॉस साइड में लेकर जाते हैं, मतलब जो ये है ये क्रॉस साइड में बैलेंस कैरी डाउन है, उसको ब्रॉड डाउन करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। इनकम है ना, तो देखिए ना लॉजिकली भी क्रेडिट बैलेंस जो होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, वो इनकम होता है। तो ये इनकम हुआ, तो यहाँ पर इनकम साइड में आ गया भाई 79,500 की इनकम हो गई। ठीक है, अब इसमें से ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे खर्चे हमको माइनस करने हैं। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल पहले हमको फाइंड आउट करना भाई टोटल क्या है, डेबिट का टोटल क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल क्या है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पेंसिल से पहले करो, टोटल कर कर देखो कि डेबिट का ज़्यादा है कि क्रेडिट का ज़्यादा है। तो यहाँ के टोटल फटक से हम लोग पेंसिल से कर लेंगे भी, टोटल कितना आ रहा है। तो 5 2 एंड 5 एंड 1 6 और 7 9 एंड 6 15 एंड 3 18 एंड 1 19 का 9 कैरी ओवर 1 + 7 8, तो 89,625। ठीक है, यहाँ का टोटल क्विकली कर कर देखेंगे। तो यहाँ 0, फिर आपका आ जाएगा 3 एंड 5 8, then 5 + 5 10 15 20 25 25 and 6 31 31 and 2 33 का 3 कैरी ओवर 3 3 and 4 7 7 and 4 11 11 and 4 15 15 and 7 जो है 22 होगा, 23 23 and 8 30 का 0 कैरी ओवर 3 3 3
6 हो गया, टोटल 6, तो 60,380, 60,380 हुआ। एंड ये जो टोटल है आपका 89,625 हुआ। तो आपको क्या करना है, 89,625 मोर है, इसीलिए उसको आपको टोटल के यहाँ पे, ये टोटल जो लाइन हमने किए हैं यहाँ पे हम लिख लेंगे 89,625, 89,625। अब 89,625 से माइनस करो, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसमें से डेबिट बैलेंस जो है आपका 60,380 वो माइनस करेंगे, तो बचा हुआ जो बैलेंस है 5, देन 12 माइनस 8 किया तो 4, राइट, फिर आपका 5 माइनस 3 किया तो 2, फिर 9 एंड 8 माइनस 6 किया तो 2, तो 29,245 आपका एनपी आ गया। क्या आ गया, एनपी। मतलब जब भी आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो मतलब आपको नेट प्रॉफिट रिसीव होगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो है आपका 29,245, सॉरी, टू नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है। और ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ट्रांसफर्ड TRFD टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, मतलब आप कैपिटल अकाउंट में इसको लेकर जाकर नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे। तो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है लायबिलिटीज के अंडर में लिखा है 1,20,000। ये जो बैलेंस है कैपिटल में ऐड कर रहे हैं हम, प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं, लॉस होता है तो माइनस किया जाता है। तो प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल के यहाँ पर आकर हमें ऐड नेट प्रॉफिट, हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। भाई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट हुआ है बंदे को, तो बंदा अपना प्रॉफिट ऐड कर लेगा कि भाई मेरा ये जो कैपिटल में इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मेरा टोटल कैपिटल जो है इस बंदे का हो जाएगा 1,48,000। करंट ईयर में अभी ये 31 मार्च 2019 को इसका जो कैपिटल है 1,48,245 ये आ गया। इसके बाद में आपका जो बैलेंस शीट है, दिस इज द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट आपका टोटल होना चाहिए, इसका एसेट साइड एंड आपका जो इसका एसेट साइड्स एंड लायबिलिटी साइड जो है वो टैली होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे सैलरीज 4,500 नजर गई मेरी, ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है कि आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख दिया लेकिन आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस भी था 1,500 का, वो यहाँ पे लिखा नहीं, तो वेजेस को भी 1,500 यहाँ पे रिकॉर्ड करो। 1,500 यहाँ पे रिकॉर्ड करने के बाद टोटल जो 6,000 है वो आपको आउटर, मतलब टोटल यहाँ पे जो 6,000 आएगा वो आउटर में आप दिखा दो, ये आउटस्टैंडिंग आपका 6,000 आ गया। अब इसकी आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो अब इसकी टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 5 10। आप टोटल करके देखो, टोटल करने के बाद में जो आपका टोटल बैलेंस यहाँ पर आना चाहिए, मैं आपको टोटल बैलेंस बता देती हूँ। अगर कुछ आपको लगा भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। यहाँ पे आप लोगों का टोटल 2,28,120 होना चाहिए, 2,28,120। अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहा है, लायबिलिटीज और एसेट्स में कोई भी फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब आपने कहाँ पे तो कुछ गड़बड़ की है, तो आपको जरा से आपके अमाउंट्स पे नजर घुमानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको चेक करना है सारे बैलेंसेस आउटर में डाल दिए कि आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया है क्या, उसके बाद टोटल आपको कर देखना है। तो टोटल यहाँ पर जो आपका आएगा वो भी 2,28,120 आएगा। तो इस तरीके से आपको टोटल है ना करके लेना है। ये सम इस तरीके से आपका टैली हो गया, मतलब आपका सम करेक्ट है। मैंने आपसे कहा था कि बेड डेब्ट जो है आपका वो डेबिट बैलेंस होता है एंड जो ओल्ड आरडीडी होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर मैंने इस ओल्ड आरडीडी को, ये कॉन्सेप्ट जरा बता देती हूँ, इस ओल्ड आरडीडी को अगर मैंने यहाँ बेड डेब्ट्स में से माइनस कर दिया होता, बेड डेब्ट से माइनस कर दिया होता, तो यहाँ पर जो बैलेंस आता ना मेरा वो 1,500 यहाँ पर आता और यहाँ पे 3,000 कम, मतलब आपकी टोटल में यहाँ पे टोटल अगर आपकी आती तो वो 86,625 आती, 86,625। और फिर आपका इस साइड में भी जो टोटल आता वो आपका यहाँ पर मतलब 1,500 जो है वो खाली इसमें इंक्लूड होता, मतलब 4,500 में से आपका 1,500 मतलब 3,000 और कम इधर टोटल में आता आपका, मतलब ये 57,380 आता और ये आपका 86,625 आता। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आता है वो सेम ही आने वाला था, उसमें कोई फर्क नहीं आता। देखो मैं आपको जस्ट एक लिख के दिखाती हूँ कि 86,625 में से अगर आप माइनस करते हो 57,000, आप कितना इसमें से आपका ये कितना टोटल यहाँ पर आता
3000 और कम आना चाहिए था, खाली 1000 इसमें इंक्लूडेड, तो 57,380 जब हम माइनस करते हैं तो हमारा जो बैलेंस आता है 5 एंड यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर हमारा कितना हो जाता है 16 माइनस 7 करते तो 9 एंड 8 यहाँ पर 16 लिया तो यहाँ पे 7 हो गया, 7 माइनस 5 क्या होता तो 2। तो जो नेट प्रॉफिट है वो सेम ही आता। ये कब होता, जब आप बेड डेप्ट्स जो है उसमें से अगर आपने बेड डेप्ट्स आपका कितना है 4500 का, उसमें से आपने माइनस कर लिया होता ओल्ड आरडीडी 4500 बेड डेप्ट्स में से अगर आप माइनस 3000 ओल्ड आरडीडी कर लेते हैं, ओल्ड आरडीडी जो दिया हुआ है वो कर लेते हैं, तो आपका 1500 का ही इफेक्ट जो है वो आउटर कॉलम में जाता। और वो 1500 का इफेक्ट जाने की वजह से ये जो आपका 60,300 का टोटल है वो 57,380 आता, और आपका ये जो टोटल है वो 86,625, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट है वो सेम ही आने वाला था। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको बेड डेप्ट्स में और ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है तो बेड डेप्ट्स को अपने डेबिट साइड में दिखाया और आरडीडी को आपने क्रेडिट साइड में दिखाया, कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका जो सम है वो, जो आंसर है वो आपका एडजस्ट होकर ही आने वाला है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको जरा ट्राई करके देखना, इस तरीके से भी सॉल्व कर देखना कि आप आरडीडी को यहाँ से माइनस करो तो आपकी टोटल इस तरीके की रहेगी। ठीक है, ये मैं पेंसिल का जो मैं रब नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के लिए रहने दे रही हूँ, लाइक अ वर्किंग नोट ओनली। तो आप इसके स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं और सम को प्रैक्टिस कीजिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, जरूर से कमेंट कर बताइएगा। आपका जो कमेंट है, अच्छा कमेंट वो मुझे मोटिवेशन देता है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।